सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग साइंस में सेक्शन सी के तहत चैप्टर 2 को शुरू करेंगे, जो कि वर्षा पोषित कृषि का रहने वाला है। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है पेपर 6 की, जो कि हम लोग का चैप्टर 1 था, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र को पढ़े थे, वर्षा के तरीके को पढ़े थे और अलग अलग क्षेत्र में पड़ने वाले अजैविक दबाव के बारे में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज जो दूसरा चैप्टर होगा, इसमें हम लोग वर्षा पोषित कृषि को पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से राज्य के परंपरागत खाद्य और बागवानी फसल होंगे, जलवायु परिवर्तन के समय खाद्यान्न के लिए फसलों का विविधीकरण और इसके साथ ही पोषण सुरक्षा होगा। फिर वर्षा जल कृषि और झारखंड में कृषि को सुधारने में इनकी क्या भूमिका है और मत्स्य कृषि, तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो इनमें और आज का जो चैप्टर होगा, इसमें हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। तो सिलेबस में जो भी पॉइंट रहेगा वो सारा पॉइंट आज के क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जो सेकंड चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। तो हो ना हो आने वाले टाइम में भी यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग का पहला टॉपिक है वर्षा पोषित कृषि। तो वर्षा पोषित कृषि क्या है? कृषि का ही एक प्रणाली है जिसमें फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि सिंपल सा है कि जहाँ पर अच्छा वर्षा होगा वहाँ पे कृषि भी अच्छा होगा, अगर वर्षा पोषित कृषि है तो। और जहाँ पे वर्षा अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर कृषि भी अच्छे से नहीं होगा। तो वर्षा पोषित कृषि क्या हो गया? कृषि का एक प्रणाली है जिसमें फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। तो भूमि एवं जल दोनों प्राकृतिक संपदा है और इनका उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि यह भावी पीढ़ी के लिए पर्याप्त मात्रा में बची रहे। यानी कि भूमि या फिर जल, ये दोनों क्या है? प्राकृतिक संपदा है। तो वर्तमान में हम लोग भूमि और जल का उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि इसको ज़बरदस्त तरीके से यूज करके दोहन करके बर्बाद करके रख दिया जाए, ताकि हम लोग का आने वाला पीढ़ी इसका उपभोग ही नहीं कर पाए। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें धारणीय प्रवृत्ति या फिर सतत प्रवृत्ति लाने की बात कही गई है। यानी कि हम लोग को भूमि और जल, ये दोनों प्राकृतिक संपदा का उपयोग इस प्रकार से करना है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके। दूसरे शब्दों में वह हमारे वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे। यानी कि भूमि और जल, इसका उपयोग हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ी यानी कि हमारे भविष्य भी सुरक्षित रहेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, हमारे देश की आर्थिक उन्नति में कृषि का अमूल्य योगदान रहा है। तो भारत आज़ादी के बाद से ही बहुत सारे लोग आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। यानी कि देश की आर्थिक उन्नति में कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहा है। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 20% है, परंतु यहाँ की 70% जनसंख्या आजीविका कृषि पर निर्भर है। यानी कि झारखंड का जो जीडीपी है उसमें मुख्य रूप से 20% योगदान जो होता है वो कृषि का होता है, लेकिन झारखंड का 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि क्षेत्र पर ही आजीविका के लिए निर्भर है और लगभग 90% कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है। यानी कि 70% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है झारखंड में, और झारखंड का कुल कृषि योग्य भूमि का 90% भूमि जो है वह मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है। यानी कि अगर वर्षा होता है तो इन 90% भूभाग पर कृषि अच्छा होगा और लोगों को रोजगार भी अच्छा मिलेगा। लेकिन वहीं अगर वर्षा अच्छा नहीं होता है तो 90% जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर कृषि अच्छा नहीं होगा और 70% लोगों को भी रोजगार नहीं मिलेगा। अतः यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि झारखंड में कृषि कार्य हेतु वर्षा कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो झारखंड की कृषि मूल रूप से मानसून पर आधारित है और राज्य कृषि क्षेत्र की लगभग 1/3 से अधिक हिस्से पर एक फसली कृषि की जाती है, जो कृषि पिछड़ेपन का द्योतक है। यानी कि क्या हो गया कि झारखंड में 70% जनसंख्या जो है वो आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और 90% कृषि योग्य भूमि जो है वो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि झारखंड में वर्षा जो है कृषि के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि झारखंड का कृषि मुख्य रूप से मानसून पर ही आधारित है। इसके अलावा राज्य में टोटल कृषि क्षेत्र जितना है 38 लाख हेक्टेयर हम लोग का क्या है? कृषि योग्य ज़मीन है। तो 38 लाख हेक्टेयर ज़मीन में मुख्य रूप से उसके 1/3 से अधिक हिस्से पर फसली कृषि की जाती है।
एक फसली कृषि की जाती है, यानी कि एक प्रकार का फसल उपजाया जाता है। इसका पीछे का मुख्य वजह क्या हो सकता है? तो कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन होना, यानी कि लोगों के पास आवश्यक आधारभूत संरचना नहीं पहुंच पा रही होगी जो कि कृषि के लिए आवश्यक होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को बहुत बड़े भूभाग में एक प्रकार का फसल का ही खेती करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का कृषि दक्षता एवं कृषि प्रतिरूप पर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा झारखंड में जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलता ही है, या फिर झारखंड में सूखा की समस्या देखने को मिलती है। जंगल में आग लग जाता है, जिसकी वजह से जितने बहुत सारे कृषि जो भूमि जो है वो नष्ट हो जाती है। या फिर फसल होने के बाद हाथियों का आक्रमण भी देखने को मिलता है झारखंड में। बहुत सारे समस्याएं हैं जो कि कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र को हानि पहुंचाती है। वर्षा आधारित कृषि में एक प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती है। झारखंड की अधिकांश भूमि ढलान पर स्थित है, जिससे यहाँ भूक्षरण और जल की कमी की समस्याएं स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। तो झारखंड चूँकि एक पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र होने की वजह से झारखंड में अधिकांश जो पानी होती है वो बहकर नदी नालों के माध्यम से निकल जाता है। इसके अलावा झारखंड में 80% जो जल होता है वो मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में ही हो जाता है, और हम लोग इस जल को, चूँकि ढलान होने की वजह से हम लोग इस जल को स्टोर नहीं कर पाते हैं, ताकि सूखा पड़ने पर हम लोग इसका उपयोग कर। परिणाम क्या होता है कि जल की कमी की समस्या उपलब्ध हो जाती है। अतः यहाँ बेहतर कृषि कार्य हेतु वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व ही भू संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन प्रक्रियाओं की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि सिंपल सा है कि ये बरसात जब होती है तो वर्षा का पानी तो बहता ही है, लेकिन साथ में वो अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि वर्षा आने से पहले ही हम लोग को वर्षा के जल को किस प्रकार से संरक्षित रखना है और किस प्रकार से भूमि के संरक्षण करना है, इन सभी उपायों को वर्षा होने से पहले ही कर लेना चाहिए। तो वर्षा पोषित कृषि में मुख्य रूप से यही सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो वर्षा पोषित कृषि मतलब क्या हो गया? कृषि का एक प्रणाली है जिसमें मुख्य रूप से फसलों की सिंचाई के लिए हम लोग को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। झारखंड में बात करें तो झारखंड के कुल जीडीपी में 20% योगदान कृषि का रहता है, और 70% युवा जो है वो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर रहते हैं, जबकि 90% भूमि जो है वो मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है, जो कि कृषि क्षेत्र की अनिश्चितता को प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ ही साथ कुल कृषि जो भूमि के 1/3 भूमि पर एक प्रकार का फसल उत्पादन किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के अभाव को प्रदर्शित कर रहा है। आगे क्या था कि झारखंड जो वो पठारी क्षेत्र है, ढलान वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से बरसात का पानी जो होता है वो सामान्यतः बह जाता है, लेकिन पानी के साथ साथ जो उपजाऊ मिट्टी होता है वह भी बह जाता है। अतः आवश्यकता यह है कि वर्षा आने से पहले हम लोग को मृदा संरक्षण प्लस जल को जमा करने की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए, ताकि सूखा पड़ने की स्थिति पर हम लोग उस जल को, संग्रहित जल का उपयोग कर सकेंगे। अब आगे आता है हम लोग का राज्य के परंपरागत खाद्यान्न एवं बागानी फसलें। तो झारखंड परंपरागत रूप से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, जहाँ का 70% आबादी मुख्य रूप से कृषि कार्य पर ही आजीविका के लिए निर्भर है, जहाँ कुल श्रम क्षमता का लगभग 2/3 हिस्सा कृषि पर निर्भर है। यानी कि कुल श्रम क्षमता जो है झारखंड का, उसका 2/3 हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। राज्य की खेती योग्य भूमि लगभग 38 लाख हेक्टेयर है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 32% है। यानी कि झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसको आप लोग झारखंड जीके की जो क्लास चल रही है उसमें भी पढ़े होंगे, या तो आने वाले क्लास में उसको पढ़ेंगे। तो 38 लाख हेक्टेयर जो है वो कृषि योग्य भूमि है, जो कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र का झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32% होता है। और यहाँ लगभग 8.3% से अधिक खेतों का जोत 2 हेक्टेयर से कम होता है, और सिर्फ 60% खेतों का जोत 10 हेक्टेयर से अधिक है। तो झारखंड कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी झारखंड में जो ज़मीन का आकार है ये काफ़ी छोटा है। जैसे कि झारखंड में मुख्य रूप से 8.3% से ही अधिक ऐसे खेत हैं जो कि 2 हेक्टेयर से कम, 8.3% से अधिक खेत जो कि 2 हेक्टेयर से कम है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि सीमांत जोत। सीमांत जोत मतलब क्या हो गया? वैसा ज़मीन जो कि 1 हेक्टेयर से कम होगा। और झारखंड में लगभग 70% ज़मीन जो होता है वो सीमांत जोत के अंतर्गत आता है, यानी कि 70% ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है। फिर आता है लघु जोत। तो लघु जोत जो कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है, यानी कि ज़मीन का अंश 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है, तो उसको हम लोग लघु जोत बोलते हैं, जो कि झारखंड में 15% भूभाग है। फिर इसके बाद आता है अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बड़े जोत। तो बड़े जोत के अंतर्गत वैसे ज़मीन आते हैं जो कि 10 हेक्टेयर से बड़े होते हैं, और यह मात्र झारखंड में 1% है।
तो सिंपल सा बात है कि अगर 10 हेक्टेयर से बड़ा ज़मीन झारखंड में 1% यानी कि बहुत कम है झारखंड की कुल कृषि योग्य भूमि का, तो ऐसी स्थिति में खेतों का आकार बड़ा नहीं है, तो नए नए आधुनिक तकनीकों का उपयोग झारखंड की कृषि में नहीं किया जाएगा। आधारभूत संरचना जो हो गया, जैसे कि हम लोग मुख्य रूप से ट्रैक्टर का अगर उपयोग करेंगे खेती करने के लिए, या फिर ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकल सिंचाई का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं खेतों का आकार छोटा होने के परिणाम स्वरूप उन चीज़ों का हम लोग बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से झारखंड का कृषि क्षेत्र जो होगा वो पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे खाद्यान्न फसल में क्या क्या है। तो खाद्यान्न फसल में मुख्य रूप से क्या हो गया, तो जैसे कि आपका आ गया धान, आ गया मक्का, आ गया गेहूँ, आ गया जौ हो गया, चना हो गया, मसूर, अरहर, मड़वा, तो ये सभी चीज़ें मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है, और इसकी खेती प्रमुखता से खरीफ और रबी के मौसम के अंतर्गत होती है। अब झारखंड में सामान्यतः खरीफ, रबी और जायद फसलों की खेती की प्रधानता रही है, यानी कि 3 प्रकार का यहाँ पे खेती होता है। एक खरीफ फसल जिसमें धान, मक्का ये सब आ जाएगा, गन्ना ये सब। रबी फसल हो गया जिसमें गेहूँ आ जाएगा, और जायद फसल जिसमें खीरा, ककड़ी ये सारा चीज़, तरबूज ये सब आ जाएगा। तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है, यानी कि सिंपल सा बरसात के समय में खरीफ फसल की बुआई होती है, और ठंडा पड़ने से पहले हम लोग खरीफ की फसल को काट कर घर घुसा लेते हैं। फिर खरीफ फसलों में मुख्यतः धान हो गया जिसका उत्पादन सिंघों में होता है, मक्का पलामू हो गया, उड़द, कुर्सी, मड़वा रांची में हो गया, तो ये सभी चीज़ आते हैं। अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक रबी फसलों की बुआई होती है, यानी कि खरीफ फसल कटने के बाद हम लोग रबी फसल लगाते हैं, जो कि हम लोग अभी के टाइम में या फिर इससे कुछ समय पहले जो फसल लगाए थे, जैसे कि हम लोग का गेहूं का खेती होता है, या फिर चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, तो ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, जो कि मुख्य रूप से खरीफ फसल की कटाई के बाद लगाते हैं हम लोग। जायद फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से सब्जियों व फलों की खेती होती है। तो जायद फसल में मुख्य रूप से वही सभी आ जाते हैं जिससे हम लोग जिसको खाने पर हम लोग के मुँह से आवाज़ निकलता है, जैसे कि खीरा खाते हैं तो एक अलग टाइप का आवाज़ निकलता है, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, तो ये सभी जायद फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर झारखंड राज्य में कई पारंपरिक बागवानी फसलें उगाई जाती है, और यहाँ की कुछ प्रमुख बागवानी फसलें ये हैं। तो मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल हम लोग का हो गया। खाद्यान्न फसल में हम लोग का धान, मक्का, गेहूँ, जौ, उड़द, मसूर, अरहर, मड़वा ये सब आ जाता है, और ये मुख्य रूप से झारखंड में खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार के फसल की खेती की जाती है। खरीफ फसल मुख्य रूप से जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, और अक्टूबर नवंबर के बाद हम लोग रबी फसल को लगाते हैं, और रबी फसल के बाद हम लोग फिर से जायद फसल की खेती करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम लोग का था खाद्यान्न फसल। अब आता बागवानी फसल। तो बागवानी फसल मुख्य रूप से हम लोग का आम हो गया, केला हो गया, नारंगी हो गया, लीची हो गया, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करता है। तो आम का बात किया जाए तो आम झारखंड का एक प्रमुख बागवानी फसल है। यहाँ के किसान आम के पेड़ लगाते हैं और आम का फल बेचते भी। फिर केला हो गया, नारंगी हो गया, लीची हो गया, अनानास हो गया, अमरूद हो गया। तो अमरूद भी झारखंड का एक महत्वपूर्ण बागवानी फसल है, और यहाँ के किसान अमरूद के पेड़ लगाते भी हैं और अमरूद का फल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। फिर जामुन हो गया और कटहल हो गया। तो ये सभी चीज़ मुख्य रूप से बागवानी फसल के अंतर्गत आ गया। फिर इसके अलावा सब्जी फसलें भी होती है, जैसे कि आलू का खेती हो गया, प्याज का खेती हो गया, टमाटर का खेती हो गया, मिर्च का खेती हो गया, फिर बंदा गोभी का खेती हो गया। इसके अलावा मसालों का भी खेती झारखंड में किया जाता है, जैसे कि अदरक, लहसुन और मेथी। तो ये सभी चीज़ हम लोग का मुख्य रूप से बागवानी फसल के अंतर्गत शामिल किया गया। तो झारखंड में परंपरागत रूप से खाद्यान्न फसल का भी खेती किया जा रहा है, और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए समय के साथ साथ झारखंड में बागवानी फसल पर भी जोर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग का 2 टॉपिक खत्म होता है, एक तो वर्षा पोषित कृषि खत्म होता है, और दूसरा हम लोग का हो गया खाद्यान्न फसलें और बागवानी फसल। अब आगे आता है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, जो कि 7th JPSC में पूछा गया था। क्वेश्चन है हम लोग का, झारखंड राज्य के किसानों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन की विभिन्न विधियाँ क्या है, और यह कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कैसे फायदेमंद है। तो इसमें क्या है कि झारखंड के किसान के द्वारा वर्षा जल को संचय करने के लिए किन विधि का प्रयोग किया जाता है, और ये कार्य करने के परिणाम स्वरूप यहाँ के कृषि उत्पादन में सुधार करने में ये कैसे फ़ायदेमंद है। तो हम लोग ऊपर में पढ़ें शुरू में वर्षा पोषित कृषि में, कि झारखंड में मुख्य रूप से जो कृषि होती है वो वर्षा पोषित होती है, क्योंकि 90% कृषि योग्य भूमि जो है वो वर्षा पर ही निर्भर रहती है। साथ ही साथ झारखंड ढलान वाला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जिसकी वजह से वर्षा का जल बरसात के समय ही बहकर नदी नालों के माध्यम से निकल जाता है, और हम लोग उसको संग्रह नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पर हम लोग को सूखा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए
झारखंड के किसानों के द्वारा ये अनिवार्य हो जाता है कि वर्षा आने से पहले ही हम लोग को वर्षा जल के संचयन प्लस मृदा संरक्षण से संबंधित प्रावधान कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के किसानों के द्वारा वर्षा जल संचयन करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है और ये कृषि उत्पादन में किस प्रकार से फायदेमंद है। तो यहाँ पे है झारखंड प्रदेश छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के पठारी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.71 लाख हेक्टेयर की लगभग 29% भाग वनों से ढका है। तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 79,714 या फिर 16 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% होता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो झारखंड जो है वो 15वां बड़ा राज्य हो जाता है। तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है, जो कि रैंक के स्थान पर बात किया जाए तो झारखंड 15वां सबसे बड़ा राज्य हो गया जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से। इसके अलावा झारखंड में 29.8% क्षेत्र जो है वो वनों से ढका हुआ है। फिर भी देश के जो 33% है, यानी 33% वन होना चाहिए, उससे अभी भी कम है। तो 29% भाग वनों से ढका है। इस क्षेत्र में 600 से 900 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों तथा टेढ़ी मेढ़ी पथरीली नदियाँ हैं। तो हम लोग देखे थे पाट क्षेत्र जिसका औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के आसपास था। और इसके साथ ही साथ झारखंड में क्या है, बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी पथरीली नदियाँ भी हैं। यह राज्य मध्यम तापमान वाले उपोष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र में आता है, जहाँ पर अनेक फल सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं। तो हम लोग ऊपर देखे बागवानी फसल, जहाँ पर आम, अमरूद, केला, ये सब का खेती मुख्य रूप से झारखंड में किया जा रहा है। ऊंची नीची भूमि सतह वाले इस क्षेत्र में वर्ष में औसतन 1100 से 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है, जिसमें से लगभग 90% वर्षा जो है वह जून से सितंबर माह के मध्य में ही हो जाती है। यानी कि झारखंड में मुख्य रूप से वर्षा जो होता है, एवरेज वर्षा 1100 से 1600 मिलीमीटर के आसपास होता है। और इसमें भी 90% वर्षा जो है वो मुख्य रूप से जून से सितंबर माह के, यानी कि बरसात के समय में ही हो जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुखतः लाल लेटराइट मिट्टी है। झारखंड के 90% भूभाग पर मुख्य रूप से हम लोग का लाल मिट्टी पाया जाता है। और हम लोग देखे थे वहाँ पे पहला क्लास में कि लगभग हर क्षेत्र में झारखंड में लाल मिट्टी ही पाया जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की कमी, साथ ही साथ जल धारण क्षमता भी बहुत कम होती है। तो लाल मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बहुत कम होती है। प्राय ऐसा देखा गया है कि 3 से 4 महीनों में अधिकतम वर्षा होने, भूमि की सतह ढाल होने तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होने के कारण अधिकांश वर्षा जल बहकर नदियों एवं समुद्रों में चला जाता है। तो चूँकि झारखंड के पठारी क्षेत्र है, इसके अलावा झारखंड में लाल मिट्टी है जिसमें जल धारण क्षमता कम है। परिणाम क्या होता है कि वर्षा होती है, वर्षा का जल पठारों के माध्यम से नीचे आता है, यहाँ की मिट्टी भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और नदी नालों के माध्यम से ये पानी निकलकर झारखंड से बाहर चल जाता है, जिससे क्या होता है कि ज़मीन की जो उपजाऊ मिट्टी के नुकसान के साथ साथ इसका भरपूर उपयोग भी नहीं हो पाता। अब जो पानी है वो पानी खुद तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ झारखंड की जो उपजाऊ मिट्टी है, जो भी है, जितना भी है उपजाऊ मिट्टी, उसको भी बहाकर ले जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ना तो जल का उपयोग कर पाते हैं और ना ही हम लोग के झारखंड में जो उपजाऊ मिट्टी है उसका उपयोग सही तरीके से कर पाते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग पहले भी ऊपर में देख चुके हैं और ये सारा चीज़ प्रीलिम्स के क्लास में भी आपको बताया गया होगा। अब कृषि के लिए पानी बेहद ज़रूरी है। हम लोग देखें कि झारखंड का 90% कृषि जो होता है वो मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है, क्योंकि पानी से सिंचाई होती है और अच्छी फसल होती है। क्योंकि कोई भी कृषि मुख्य रूप से पानी पर ही निर्भर रहता है। और अगर उन्हें अच्छा पानी मिलेगा, सही समय पर सही पानी मिलेगा, तो वो फसल काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। बरसात के मौसम को छोड़ दे तो बाकी पूरे साल किसानों को सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। तो चूँकि बरसात में पानी हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बरसात के बाद मुख्य रूप से झारखंड में जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से अगर उस समय हम लोग खेती करते हैं बरसात के बाद, यानी कि अभी का टाइम जो चल रहा है, इस समय अगर हम लोग खेती कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए किसान बोरिंग, कुएँ, तालाब या नदी पर निर्भर है। और सिंचाई के लिए हम लोग मुख्य रूप से चापाकल हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, या फिर जिन क्षेत्र से नदी गुजरा है तो वे लोग नदी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ की जो नदी है वो भी क्या है, बरसाती नदी है, यानी कि बरसात में नदी में पानी मिलेगा। गर्मी के समय में प्राय नदियाँ सूख जाती है, केवल सोन नदी इसका एक अपवाद है। पर इन जल स्रोतों बेतहाशा दोहन के कारण अब समस्या आने लगी है। तो चूँकि बरसात के समय ही मुख्य रूप से हम लोग को सिंचाई नहीं करना पड़ता है, बाकी इसके बाद हम लोग को हर टाइम सिंचाई के लिए मुख्य रूप से नदी, तालाब, इन सभी पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका इतना ज़्यादा दोहन हो गया है कि अब इनसे भी समस्या उत्पन्न शुरू हो गई है। बोरिंग सूख जा रहा है, कुइयाँ सूख जा रहा है, तालाब में पानी नहीं आ रहा है, या फिर नदी का कटाव बहुत ज़्यादा हो गया है। भूगर्भ जल नीचे जा रहा है,
इसके कारण जल के पारंपरिक स्रोत सूख जा रहे हैं। पर अब किसान भी धीरे धीरे इसे लेकर जागरूक हो रहे हैं और जल संरक्षण के विभिन्न तकनीकों को अपना रहे हैं। इसका फ़ायदा भी उन्हें मिल रहा है। अब उनके पास पूरे साल खेती करने के लिए पानी मिल जा रहा है। तो चूँकि किसान भी इस चीज़ को देख रहा है कि हम लोग मुख्य रूप से वर्षा पार होने के बाद जो खेती करते हैं उसके लिए हम लोग को सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और सिंचाई के लिए हम लोग तालाब, कुआँ, चापाकल या फिर नदियों के पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका भी दोहन इतना हो गया है कि वे अब ऐसी स्थिति में नहीं रह गए हैं कि वे हम लोग को उचित मात्रा में जल उपलब्ध करा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में झारखंड के किसान भी जागरूक हो रहे हैं और वे वर्षा के जल को संचयन करने के लिए अलग अलग उपायों को अपनाना शुरू कर दिए। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन भी हम लोग यही है कि झारखंड राज्य के किसान के द्वारा आमतौर पर वर्षा जल संचयन के लिए कौन कौन सी विधि को अपनाया जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का भूमिका टाइप का हो गया कि अब झारखंड का किसान जागरूक हो गया है और वह अब पानी को स्टोर करना शुरू करेंगे। तो झारखंड राज्य के किसानों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन की विभिन्न विधियाँ क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है हम लोग का खेतों में ट्रेंच। ये क्या होता है देखिए, तो खेत के चारों तरफ 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गड्ढा की खुदाई की जाती है। गड्ढे की खुदाई कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम की जाती है। इसका फ़ायदा यह होता है कि वाटर लॉगिंग हो जाता है, यानी कि जल भराव हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि खेत के चारों तरफ 2 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा गड्ढा का खुदाई कर रहे हैं। गड्ढा जो खुदाई कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या करें, कहीं पे ज़्यादा गड्ढा कर रहे हैं और कहीं पे कम गड्ढा कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि जो पानी जो होगा वो जो गड्ढा ज़्यादा होगा उसमें स्टोर रह जाएगा, यानी कि वाटर लॉगिंग हो जाता है। और कुछ पानी क्या होगा दूसरे हिस्से में चला जाएगा, यानी कि ऐसा हम लोग खेत करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर लोग गड्ढा ज़्यादा कर दे, यहाँ पे कम करेंगे। तो सिंपल सा है कि इस गड्ढे में ज़्यादा पानी स्टोर हो जाएगा, बाकी पानी इधर आ जाएगा। खासकर गर्मी के बाद जब बरसात शुरू होती है तो पानी खेत से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को भी अपने साथ बहाकर ले जाता है, जिसके कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती है। पर इस तकनीक से खेत की मिट्टी बहकर किसानों के गड्ढे में जाकर जमा हो जाती है, जिसे बाद में निकाल कर किसान अपने खेत में छिड़काव कर देते हैं। तो ये हम लोग का मान लीजिए खेत है, इधर हम बना दिए क्या, ट्रेंच बना दिया, जो इसमें क्या है गड्ढा कर दिए हम लोग 2 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा वाला गड्ढा। क्या होता है कि बरसात के समय जब पानी काफ़ी ज़्यादा होता है तो पानी अपने साथ साथ जो उपजाऊ मिट्टी है खेत की, इस उपजाऊ मिट्टी को भी बहाकर ले जाते हैं। तो अब क्या होगा कि हम लोग खेत में ट्रेंच बना दिए हैं, तो अब ये जो मिट्टी आएगा बहा के, ये मिट्टी मुख्य रूप से हम लोग के इस गड्ढे में आके गिर जाएगा और इस गड्ढे में ये उपजाऊ मिट्टी आके स्टोर हो जाएगा। और बाद में क्या करेंगे किसान, फिर से इस मिट्टी को उठाएगा और अपना खेत में छिड़काव कर देगा। परिणाम क्या हो जाएगा कि खेत जो होगा वो अनउपजाऊ होने से बच जाएगा और ये उपजाऊ बना रहेगा। इसके साथ ही खेत का पानी खेत में ही रह जाता है। झारखंड के रांची जिले के किसान ने इस तकनीक को बेहतर इस्तेमाल किया है। अब वो ठंड और गर्मी के दिनों में अपने खेतों के आसपास की लगभग 150 एकड़ ज़मीन की में सिंचाई के लिए किसानों को पानी देते हैं। तो क्या हो गया, खेत में ट्रेंच में क्या हो गया, तो अब किसान क्या करे, ये अगर खेत है तो खेत के चारों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गड्ढा बना रहे हैं जो कि 2 फीट लंबा और चौड़ा होगा। और क्या होगा कि इसमें मुख्य रूप से गड्ढा कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, ताकि जल भरण अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हो सकता है। बरसात का समय आएगा तो बरसात का पानी तो बहेगा ही खेत से, साथ ही साथ ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी लाएगा और उपजाऊ मिट्टी को मुख्य रूप से इस गड्ढे पे डाल देगा, जो कि इस ट्रेंच के उपलब्ध होने के पहले ये उपजाऊ मिट्टी बहकर चल जाता था, जिसकी वजह से ये खेत जो था ये अनउपजाऊ हो जाता था। परंतु अब क्या होगा कि यह खेत जो है खेत का जो उपजाऊ मिट्टी वो आकर इस गड्ढे में स्टोर हो जाएगा और किसान बाद में इस मिट्टी को उठा के फिर से इस खेत में छिड़काव कर देगा। परिणाम क्या होगा कि ये खेत उपजाऊ बना रहेगा। तो यही है, खेत में ट्रेंच का निर्माण करके किसान जो है वो जल स्टोर करने में सहायक हो रहे हैं। अब है लूज बोल्डर स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, तो पहाड़ों की तराई और ऊंची पहाड़ी पर खेती करने वाले किसान इस तकनीक को अपनाते हैं, यानी कि मुख्य रूप से पहाड़ के जो निचले क्षेत्र पर है, गिरिपात क्षेत्र है या फिर ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में जो किसान खेती करते हैं वे मुख्य रूप से लूज बोल्डर स्ट्रक्चर को अपनाते हैं। इसको देखेंगे अभी क्या है। झारखंड के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह तकनीक बेहद कारगर साबित होती है, क्योंकि पहाड़ों से जब पानी नीचे उतरता है तो यह ढलान में नाली का रूप ले लेता है। चेक डैम का निर्माण पहाड़ों में मौजूद और क्या हो गया कि ढलान में नाली का रूप लेता है और इससे ऊपर लेकर नीचे तक कई जगहों पर चेक डैम बनाकर रोका जाता है। चेक डैम का निर्माण पहाड़ में मौजूद पत्थरों से किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि पहाड़ की मिट्टी का कटाव कम होता है और चेक डैम में पानी जमने के कारण पानी का संचयन जमीन में होता है और भूगर्भ जल स्तर बढ़ता है, जिससे पहाड़ की तराई में मौजूद तालाब में पूरे साल पानी रहता है। तो लूज बोल्डर स्ट्रक्चर यानी कि यह क्या होता है, एक संरचना होता है जिसका निर्माण स्थानीय पत्थरों से किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो मुख्य रूप से खेती करते हैं
उनके लिए ये जो लूज बोल्डर स्ट्रक्चर है ये काफ़ी कारगर साबित होता है। इसमें क्या होता है कि पहाड़ से जब पानी नीचे उतरता है तो उस पानी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक डैम बना देते हैं। और इस चेक डैम को बनाने के लिए हम लोग पहाड़ से स्थित पहाड़ में जो छोटे छोटे पत्थर है उन्हीं पत्थरों का उपयोग करके हम बनाते हैं। परिणाम क्या होता है कि अब पहाड़ के जो मृदा अपरदन होता है पहाड़ में वो भी रुक जाएगा धीरे धीरे, और चेक डैम की वजह से पानी का संचयन भी अब होने लगेगा, जिसकी वजह से पहाड़ के नीचे अगर कोई तालाब है तो इस तालाब में भी पानी की मात्रा वर्ष भर बनी रहेगी तथा किसान इसका उपयोग करके खेती कर सकेंगे। अब यहाँ पे टीसीबी और वेट बनाकर, तो इसमें क्या है, जल संरक्षण के लिए मनरेगा द्वारा इन दिनों पूरे झारखंड में टीसीबी पर काम चल रहा है। तो टीसीबी यानी कि ट्रेच कम बेड, इसमें क्या होता है कि अगर कोई खेत है तो इस खेत में, जैसे कि ये वाला हम लोग का खेत हो गया, तो इस खेत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा गड्ढा कर देंगे, ऐसा करके हम गड्ढा कर देंगे ताकि बरसात का पानी आके यहाँ पे स्टोर रहेगा और भूमिगत जल का स्रोत जो होगा वो बना रहेगा। तो टीसीबी जो है ये मुख्य रूप से मनरेगा के द्वारा इस समय पूरे झारखंड में काम चल रहा है और जल संरक्षण का ये एक सफल मॉडल है। राज्य के कई गाँवों में किसानों को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है और वहाँ पर भूगर्भ जल स्तर में सुधार आने से किसान अच्छे से खेती कर पा रहे हैं। वेट भी इस तरह का मॉडल जो जल संरक्षण में कारगर साबित हो रहा है। इसके अलावा तालाब और डोभाव से भी किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। यानी कि टीसीबी और वेट बनाकर झारखंड में मुख्य रूप से जल संरक्षण करने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान इसका उपयोग करके आने वाले टाइम पे खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। अब इन सीटू जल संग्रहण, चौथा विधि हो गया इन सीटू जल संग्रहण। तो इस विधि में वर्षा जल को पौधे के जड़ों के पास या बगीचे में इकट्ठा कर उसे ज़मीन में सोख जाने देते हैं। यानी कि जो पेड़ है वहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से गड्ढा करते हैं और ये पानी स्टोर होता है ताकि वो ज़मीन में ज़मीन में वो सोख लिया जाएगा। और इस प्रकार मिट्टी में संग्रही जल पौधों की लंबी तथा नीचे जाने वाले जड़ों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। इन सीटू जल संग्रहण के लिए फलदार पौधों के चारों तरफ क्षेत्र के नीचे बाहर से भीतर की ओर 5 से 10% की ढाल दे देते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि ये हम लोग का पेड़ हो गया, तो इस पेड़ के इधर हम लोग क्या करते हैं, ढलान बना देते हैं। इसका इंक्लिनेशन हम लोग लगभग 5 से 10% रखते हैं ताकि जो बरसात का पानी होगा वो बहकर इस डायरेक्शन में आएगा। तो यही है कि इन सीटू जल संग्रहण के लिए फलदार पौधे के चारों तरफ क्षेत्र के नीचे बाहर से भीतर की ओर यानी कि इस साइड से इधर 5 से 10% की ढाल देते हैं। पौधों के क्षेत्र के बाहरी किनारों पर गोलाई में 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर ऊंची मंडी हम लोग बना देते हैं। ऐसा करके मंडी बना देने से वर्षा जल को पौधे के शोषक जड़ों के पास संग्रहित किया जाएगा। यानी कि जो पौधा है तो इस पौधे के जड़ के पास हम लोग इस वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। पूरे बगीचे में जल संग्रहण के लिए खेती की ऊंची मेड़बंदी करके खेत का पानी उस खेत में रोक कर रख लेते हैं, या फिर खेत का मेड़ को हम लोग ऊंचा बना देते हैं ताकि बरसात के जल को उस खेत में हम लोग रोक सकते हैं, जिससे एक तो उपजाऊ मिट्टी को बहने से बचाया जा सकता है तथा दूसरा संग्रहित वर्षा जल से अच्छी फसल उगाई जा सकती है। बगीचे में खाली पड़े स्थानों की गर्मी में जुताई करके वर्षा ऋतु में हरी खाद की फसल लगाकर उसे 30 से 40 दिन बाद पलट कर मिट्टी में मिलाने तथा उचित मेड़बंदी करके जल संग्रहित करने से झारखंड क्षेत्र की ऊपरवार जमीन में आम, लीची, आंवला, कटहल, अमरूद आदि का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि हम लोग इन सीटू जल संग्रहण में कर क्या रहे हैं, तो ये भी क्या है, झारखंड में जल संग्रहण का एक मेथड है जिसके द्वारा झारखंड के किसानों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से जो भी पेड़ है तो इस पेड़ के हम लोग चारों तरफ एक गड्ढा जैसा कुछ बनाते हैं जिसका स्लोप जो होता है वो बाहर से अंदर की ओर होता है ताकि बरसात का पानी बहकर आएगा और इस पेड़ के जड़ के आसपास रह जाएगा और इस पेड़ के जड़ के माध्यम से ज़मीन के अंदर चलेगा ताकि भूमिगत जल यहाँ पर बना रहेगा। या फिर खेत का जो मेड़ हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग लोकल भाषा में आड़ भी बोलते हैं, तो उसका ऊंचाई ज़्यादा करते हैं ताकि बरसात का जल उस पर स्टोर रहेगा और वह भूमिगत जल का स्तर को बढ़ाएगा। तो यही है हम लोग का इन सीटू जल संग्रहण। अब है एक सीटू जल संग्रहण। तो इसमें क्या है कि झारखंड राज्य में छोटे छोटे पहाड़ हैं और ज़मीन की सतह ऊंची नीची है, ठीक है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों की वर्षा जल को घाटी या निचले स्थानों पर चेकडैम या तालाब बनाकर इकट्ठा करने को एक सीटू जल संग्रहण कहा जाता है। यानी कि सिंपल सा ये पहाड़ है तो इस पहाड़ से ये पानी बह के आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक डैम बना देंगे ताकि इस पानी को यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। तो यही एक सीटू जल संग्रहण कहलाता है। इस पानी का उपयोग मुख्य रूप से अधिक मुनाफा देने वाली बेमौसमी सब्जियों, फूलों एवं औषधीय पौधों तथा पौधशाला में पौधे तैयार करने के लिए किया जा सकता है। यही नहीं, तालाब में एकत्रित पानी में मछली पालन एवं बत्तख पालन के द्वारा लाभ कमाया जा सकता है। यहाँ पर किसान संरक्षित जल का उपयोग
से नकदी सब्जियों की बेमौसम खेती करके 3 से 4 गुना मुनाफा कमा कर खुशहाल है। यानी सिंपल सा ये हम लोग इन सिटू देखें और एक्स सिटू जल संग्रहण, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग चेक डैम बना के यहाँ के पानी को स्टोर कर सकते हैं और बेमौसमी सब्जी, फूल, औषधि पौधों, इन सभी का हम लोग खेती करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो यही हो गया हम लोग का झारखंड में मुख्य रूप से किसानों के द्वारा वर्षा के जल को संचय करने का अलग अलग मेथड हो गया। अब इसमें और एक इसमें क्या पूछा गया है कि यह कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कैसे फायदेमंद है। यानी कि हम लोग वर्षा के जल को तो स्टोर कर लिए, अब यह किस प्रकार से हम लोग को लाभ देगा कृषि क्षेत्र में, तो उसको देखते हैं। तो वर्षा जल संचयन कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे वर्षा जल संचयन कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। तो चूँकि हम लोग वर्षा के जल को स्टोर करेंगे तो सिंचाई की सुविधा हम लोग के पास रहेगी, पानी उपलब्ध मात्रा में रहेगा, तो हम लोग सिंचाई करके फसल को बेमौसम में उगा सकते हैं। तो वर्षा जल संचयन किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता मिलती है, जिससे वे अपनी फसलों को समय पर पानी दे सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, तो चूँकि अब क्या हो गया, हम लोग वर्षा के पानी को स्टोर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर नहीं जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, हम लोग का जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में भी दिन ब दिन सुधार हो रहा है। फसल उत्पादन में वृद्धि, अब क्या हो रहा है कि अब सिर्फ हम बरसात में ही बरसात के मौसम में ही फसल नहीं उपजा रहे, बल्कि 12 मास हम लोग फसल उत्पादन कर रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि फसल के उत्पादन में तो वृद्धि होगा ही होगा और उत्पादकता में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। पानी की बचत, तो हम लोग बरसात के पानी को स्टोर कर ले, परिणाम क्या हो रहा है, बरसात के पानी को बचाने से पानी क्या बचत भी हो रहा है और इसी पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए तो करते ही करते हैं तथा अन्य काम में भी इस पानी का प्रयोग करते हैं। कृषि लागत में कमी, तो क्या होता है कि मान लीजिए झारखंड का कृषि बरसात पर निर्भर था, अगर हम इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाते नहीं, इन सभी विधि को नहीं अपनाते, तो अगर हम बेमौसम बरसात के बाद अगर हम कृषि कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए हम लोग को हो सकता है पानी भी खरीदना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पानी को स्टोर कर लिए हैं तो अब हम लोग को पानी नहीं खरीदना होगा, परिणाम स्वरूप कृषि लागत में भी कमी आ जाएगी। फसलों की विविधता में वृद्धि, अब क्या होगा, पानी हम लोग के पास उपयुक्त मात्रा में स्टोर हो गया है, तो हम लोग अलग अलग प्रकार के बेमौसमी फसल का भी उत्पादन कर सकते हैं। और किसान के आय में वृद्धि, तो चूँकि किसान अब 12 मास कृषि करेगा तो सिंपल सा बात है उसके आय में भी वृद्धि होगा। ग्रामीण विकास में योगदान, अब अगर झारखंड के किसान अगर समृद्ध होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति अगर स्ट्रॉन्ग होगा, तो धीरे धीरे ग्राम का विकास भी होना शुरू हो जाएगा। तो वर्षा जल संचयन से ग्रामीण विकास में योगदान मिलता है, क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। जल संकट का समाधान, तो जो जल संकट था, जो कि मुख्य रूप से बरसात में ही जल मिलता था, तो वो समस्या भी अब खत्म हो चुका है और कृषि उत्पादन में स्थिरता आ चुकी है। तो इन सभी फायदों को देखते हुए वर्षा जल संचयन की विधि झारखंड के किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो यहाँ तक हम लोग जो क्वेश्चन का जो डिमांड था कि झारखंड के किसानों के द्वारा जल संचयन के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है, या फिर ये जो जल संचयन है इससे किस प्रकार से कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है, या फिर क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता, जो कि हम लोग का 7th JPSC में पूछा गया। अगर इस आंसर को देखा जाए तो चूँकि ये क्वेश्चन हम लोग का आता है कितना 32 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 32 मार्क्स का पूछा जाता है साइंस में, तो अगर 32 मार्क्स का तो अप्रोक्स हम लोग को 500 वर्ड के आसपास आंसर को लिखना रहेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 500 वर्ड नहीं 1000 से काफ़ी ज़्यादा वर्ड है, तो अगर इतना चीज़ों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सिंपल सा बात है कि दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, और इतना अगर है तो इसका आधा आंसर तो हम लोग ज़रूर लिख ही लेंगे। तो अगर हम लोग 1000 वर्ड के आसपास अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सिंपल सा कि 500 वर्ड तो हम लोग जरूर लिख लेंगे। तो ये लैंग्वेज भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको आराम से पढ़िएगा तो चीज़ें बहुत सारा दिमाग में घूमेंगी। अब ये इन सिटू जल संग्रहण इतना बड़ा है तो कुछ तो आपको याद रहेगा, जैसे ये परसेंटेज भूल जाइएगा, ये मेजरमेंट भूल जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारा चीज़ आपको याद रहेगा, तो ये पॉइंट आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो ले देखिए आपको 500 से 550 वर्ड के आसपास लिखना रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब आगे है झारखंड में मछली पालन की समस्याएं और संभावनाएं क्या क्या है। मछली पालन की क्या क्या समस्याएं हैं और संभावनाएं क्या है झारखंड में, इसको हम लोग को देखना है। तो झारखंड में काफ़ी पुराने और नए जल क्षेत्र हैं जो मुख्यतः वर्षा आधारित हैं। इन जल क्षेत्रों का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया तथा किसान अपने खेतों में 2-3 फसल ले सकते हैं। यानी कि झारखंड में बहुत सारे जल क्षेत्र ऐसे हैं जो कि पुराने हैं, या फिर झारखंड के किसान के द्वारा वर्तमान में नए नए जल क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, और इनका उपयोग मुख्य रूप से झारखंड के किसान के द्वारा सिंचाई के लिए प्रयुक्त तो किया ही जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रकार के उपयोग में भी लाया जा रहा होगा। अब सभी ने महसूस किया है कि जब तक वर्षा जल को संचित नहीं किया जाएगा तब तक कृषि और इससे जुड़े अन्य कार्यक्रमों का विकास इस राज्य में संभव नहीं है। क्योंकि झारखंड पठारी वाला क्षेत्र है, फिर से वही सारा लाइन, तो यहाँ पे बरसात का जल आएगा और वो चला जाएगा। तो
तो ऐसी स्थिति में इस जो आए हुए पानी को हम लोग को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकते हैं तो हम लोग के पास कोई उपाय ही नहीं बचता है। ये हम लोग अच्छा से महसूस कर चुके हैं। इसलिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान किसानों को अधिक से अधिक तालाब पोखर बनाने को प्रोत्साहन दे रही है और आज लगभग 29,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र इस राज्य में उपलब्ध है और लगभग 0.2% की दर से इसमें वृद्धि हो रहा है। तो इसी का परिणाम है कि आज झारखंड में 29,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र का निर्माण हो चुका है और हर वर्ष इसमें लगभग 0.2% की दर से वृद्धि भी हो रही है। इन सभी जल क्षेत्रों में मछली पालन की असीम संभावनाएं है। तो जो भी जल क्षेत्र है इनमें हम लोग मछली पालन कर सकते हैं और इनका उपयोग मछली पालन के रूप में कुछ जागरूक किसान कर भी रहे हैं। यानी कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो जागरूक हैं, जो शिक्षित हैं, तो वे इन जल क्षेत्र का उपयोग मछली पालन के रूप में कर रहे हैं, लेकिन ये सीमित मात्रा में ही हो रहा है। बाकी जगहों में किसान इसे महत्व नहीं देते हैं, जिसमें भौगोलिक एवं तकनीकी कारण है। तो हो सकता है कि वहाँ पे भौगोलिक स्थिति ही वैसा होगा या फिर तकनीकी कारण ऐसा होगा जिसकी वजह से वहाँ के किसान मछली पालन पर अधिक रुचि नहीं दिखा रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मछली उत्पादन 300 से 500 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर ही मिल पाता है। यानी कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाने की वजह से झारखंड के किसान को मछली उत्पादन में मात्र 300 से 500 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। जबकि आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो सेम एरिया में 14 टन प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। यानी कि झारखंड में जहाँ किलोग्राम में बात हो रहा है 300 से 500 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर, वहीं आंध्र प्रदेश में उतना ही क्षेत्र में 14 टन प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर का उत्पादन कर रहा है तथा देश का औसत उत्पादन में 1200 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के लगभग है। यानी कि सिंपल सा कि झारखंड किसान उतने जागरूक नहीं है, चाहे इसके पीछे का वजह उनका भौगोलिक कारण हो, आर्थिक कारण हो या फिर यहाँ का एजुकेशन प्रणाली हो गया, जिसकी वजह से झारखंड के किसानों को मछली पालन में उतना ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा। लेकिन वहीं आंध्र प्रदेश को देखा जाए तो वहाँ के किसान इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। ऐसे स्थिति में झारखंड राज्य में मछली पालन की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिससे किसानों का साल भर रोजगार एवं आमदनी में वृद्धि होगी। लेकिन संभावनाओं पर चर्चा करने से पूर्व इनकी समस्याओं को ध्यान देना आवश्यक है। तो सिंपल सा हम लोग देखें कि बरसात के जल को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर किया हुआ जल को क्या करेंगे, इसे फालतू रहने से अच्छा है कि हम लोग उससे मछली पालन करेंगे। लेकिन झारखंड के किसान उतने जागरूक नहीं है, उतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसके पीछे भी बहुत सारे वजह हो सकते हैं। तो झारखंड में मछली पालन की संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी समस्याएं भी बहुत है। तो देखते हैं उसमें क्या है। तो समस्या में पहला आता है तालाब की मिट्टी अम्लीय है। यह सही है कि मिट्टी अम्लीय होने पर भी तालाब का पानी अम्लीय नहीं होता, लेकिन तालाब में दी जाने वाली जैविक खाद का पानी उपलब्धता उतनी नहीं हो पाती जिससे मछली की प्राकृतिक भोजन तैयार होता है। यानी कि झारखंड का जो तालाब है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ पे जैविक खाद उतना मात्रा में हम लोग नहीं दे पाते हैं कि जो मछली हम लोग पालेंगे तो उनका प्राकृतिक भोजन तैयार हो पाएगा। अब मछली दे दें और उनको भोजन ही नहीं मिल रहा तो कोई मतलब ही नहीं बनता मछली पालन करने का, उल्टा हम लोग नुकसान में चल जाएंगे। तालाब क्या मौसमी है, यानी कि बरसात होगा तो तालाब भरा हुआ रहेगा, बरसात खत्म तो तालाब का पानी कम हो जाएगा। और अगर तालाब का पानी कम होगा तो ऐसी स्थिति में पानी भी कचड़ा होता चला जाएगा और मछली की संख्या भी दिन ब दिन घटती चली जाएगी, जिसकी वजह से उनको अधिक लाभ भी नहीं मिलेगा और मछली को बढ़ने के लिए भी अधिक समय नहीं मिल पाता। शुद्ध एवं सही किस्म के मत्स्य बीज का अभाव। अब हम मछली पालन के लिए आवश्यक है कि शुद्ध और सही किस्म की बीज, जिसको हम जोरा बोलते हैं, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। यह सही है कि विगत कुछ वर्षों में काफ़ी हैचरी का निर्माण सरकार एवं गैर सरकारी विभागों में हुआ है, लेकिन अभी भी हम अपनी 50 से 60% आवश्यकताओं के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर है। तो अगर कुछ किसान इंटरेस्टेड हैं भी तो भी उनके पास उचित मात्रा में बीज नहीं आ पा रहा, शुद्ध बीज नहीं आ पा रहा, जिससे कि वे मछली का अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। परिणाम यह है कि हम लोग को दूसरे राज्यों पर इस पर निर्भर रहना पड़ रहा। जैविक खाद की कमी। तो इस राज्य में 80 से 90% छोटे और मझोले वर्ग के किसान हैं, जिनके पास मवेशियों की संख्या तथा जैविक खाद की उपलब्धता भी कम है। और इन जैविक खाद का उपयोग किसान पहले अपने खेत में करते हैं तथा तालाब को प्राथमिकता अंत में दी जाती है। चूँकि झारखंड मुख्य रूप से खाद्यान्न वाला राज्य है, खाद्यान्न फसल उत्पादन करने वाला राज्य है, तो यहाँ के किसान मुख्य रूप से वही सभी फसल का उत्पादन करते हैं जिनको खाकर वो साल भर बच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके पास मवेशियों की संख्या भी कम है और जैविक खाद भी कम होगा, तो जो भी जैविक खाद होगा उनका प्रयोग पहले वे कृषि क्षेत्र में करेंगे, उसके बाद अगर बचता है तो ही जाके भी अपना जैविक खाद का प्रयोग खेतों में करेंगे, जिनसे कि मछली अपना प्राकृतिक भोजन प्राप्त कर सकते हैं। पूंजी का अभाव। झारखंड के किसान जो है या फिर झारखंड के व्यक्ति जो हैं ये गरीब हैं। गरीब होने की वजह से झारखंड के किसान ना तो मछली के बीज खरीदने में सक्षम होंगे और ना ही उनके लिए जो भोजन सामग्री होगी उनको खरीदने में सक्षम होंगे। तो ये भी झारखंड में मछली पालन के अभाव को देखने में एक प्रमुख कारण के रूप में आता है। फिर जागरूकता में कमी। तो शिक्षा में कमी है ही, ऑल ओवर इंडिया में कमी है, झारखंड में भी कमी है,
जिसकी वजह से झारखंड के किसान को इससे संबंधित आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाता है, जागरूकता नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये लोग मछली का खेती करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि यहाँ के किसान उतने जागरूक नहीं हैं जितने अन्य राज्यों के। इनकी आवश्यकताएं भी काफ़ी कम है, इसलिए मछली पालन की व्यवस्था में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। साथ ही साथ भाषा एवं इनको अपने गांव से बाहर ना निकलने की भी एक प्रमुख कारण है। तो इन सभी समस्याओं के अलावा भी बहुत दूसरे कारण हैं, लेकिन विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो ये सारा समस्या होगा जिसकी वजह से झारखंड में मछली पालन की संभावना अत्यधिक होने के बावजूद भी कमी देखने को मिल रहा है, जिसमें तालाब में मिट्टी का अम्लीय होना, तालाब का मौसमी होना, मत्स्य के बीज का अभाव होना, जैविक खाद का कमी होना, पूंजी का कमी होना या फिर जागरूकता का कमी होना। तो यदि आप गांव में उपलब्ध जल क्षेत्र को देखें तो पाएंगे कि जल क्षेत्र की व्यक्तिगत या फिर सामूहिक या फिर मौसमिक, दीर्घ मौसमी, वार्षिक इत्यादि है। और यहाँ के प्रत्येक गांव में लगभग 2 तालाब अवश्य हैं। एक व्यक्तिगत है और दूसरा सामूहिक है, यानी कि एक किसी निजी व्यक्ति का होगा और एक दूसरा जो होगा वो सामूहिक होगा, यानी कि इसमें पूरे गांव का, पूरे समाज के लोग यूज कर सकते हैं। व्यक्तिगत तालाब में तो किसान अपनी मर्जी के अनुसार काम कर सकता है, तथा सामूहिक तालाब जो गाँव वासियों के घरेलू काम में आते हैं उसमें थोड़ी समस्या होगा, क्योंकि गाँव वाले तालाब को हो सकता है कि सिंचाई के लिए उपयोग करते होंगे, नहाने के लिए उपयोग कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जैविक खाद्यों का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर निजी तालाब है तो आप स्वतंत्र हैं, आप उस पर कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया झारखंड में मछली उत्पादन करने के लेकर क्या क्या समस्याएं हैं। अब है मत्स्य बीज उत्पादन। मत्स्य बीज उत्पादन, तो इसके लिए वैसे तालाब जिसका क्षेत्रफल 25 से 50 डिसमिल हो और मौसमी हो, यानी कि बरसात के समय उस तालाब में काफ़ी अच्छा पानी का मात्रा हो सकता है, और 20 से 50 डिसमिल के आसपास ज़मीन में, यानी कि उतना क्षेत्र में वो तालाब फैला हुआ होगा। इस तकनीक में 3 दिन उम्र की मत्स्य बीज, जिसे स्पोन कहते हैं, तालाब में संचित की जाती है। यानी कि मत्स्य बीज उत्पादन करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से मौसमी तालाब को चुनेंगे, जिसका एरिया 25 से 50 डिसमिल के आसपास होगा। यहाँ पे 3 दिन की उम्र के हम लोग मत्स्य के बीज को डालेंगे, और 15 से 20 दिनों के बाद जब मत्स्य बीज 1 स्पून का हो जाता है तो तालाब वाले किसान को उसे बेच दिया जाता है। यानी कि अब इस बीज को हम लोग उन सभी किसानों को बेच देंगे जो कि मत्स्य पालन करना चाहते हैं। यह काम बरसात के दिनों में किया जाता है, इसलिए मौसमी तालाब इसके लिए उपयुक्त है। और ऐसा देखा गया है कि 20 डिसमिल वाले एक तालाब में 15 से 20 दिनों में एक किसान 1000 रुपया का शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। यानी कि मत्स्य बीज उत्पादन करके झारखंड में किसान अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। अब दीर्घ मौसम तालाब में मिश्रित मछली पालन। तो दीर्घ मौसमी तालाब वैसे तालाब को कहते हैं जिसमें 8 से 10 महीने पानी रहता है। इस तरह का तालाब यदि व्यक्तिगत हो तो मिश्रित मछली पालन, जिसमें 56 प्रकार की मछलियाँ एक साथ पाई जाती है, किया जा सकता है। यानी कि दीर्घ मौसमी तालाब वैसे तालाब जिसमें पानी 8 से 10 महीना तक रहता है। अगर ये तालाब मुख्य रूप से निजी तालाब है, यानी कि निजी व्यक्ति का तालाब है, तो ये और भी, क्योंकि निजी व्यक्ति खुद से सारा डिसीजन ले सकता है उस तालाब के लिए, और वहाँ पे मुख्य रूप से वो 56 प्रकार की मछलियों का एक साथ पालन कर सकता है। इसमें जैविक खाद, पूरक आहार एवं चूने की आवश्यकता होती है। ऐसा पाया गया है कि दीर्घ मौसमी तालाब में कॉर्न क्रॉप एवं कतला के पालन करने से बढ़त अच्छी होती है। तो दीर्घ मौसमी तालाब में मिश्रित मछली पालन करके भी झारखंड के किसान अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। फिर सामुदायिक तालाब में मिश्रित मछली पालन, तो इस तरह के तालाब में गांव वाले घरेलू कार्य करते हैं। तो जो सामुदायिक तालाब होगा उसमें गांव वाले तो बर्तन धोने, कपड़ा खींचने, नहाने, इन सभी कार्यों के लिए करते हैं, जिसमें मछली पालन के लिए जैविक खाद के प्रयोग की मनाही करते हैं। तो उस पानी को प्रदूषित करना सही नहीं होगा, इसलिए वे लोग मना करते हैं। लेकिन उनके घरेलू कार्य करने से कुछ जैविक खाद अपने आप तालाब में आ जाते हैं, और इस तरह तालाब में मिश्रित मछली पालन किया जा सकता है। लेकिन उनके घरेलू कार्यों के करने के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ जैविक पदार्थ उनके वजह से तालाब में चल जाता है, जिससे कि मछली का प्राकृतिक आहार अपने आप डेवलप हो जाएगा और हम लोग वहाँ पे मिश्रित मछली पालन कर सकते हैं। इसमें तालाब में जैविक खाद का प्रयोग न कर रासायनिक खाद जैसे DAP, यूरिया इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के तालाब में मछली से बतख पालन भी किया जा सकता है, यानी कि मछली के साथ साथ हम लोग बतख पालन भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत तालाब में समन्वित मछली पालन। तो समन्वित मछली पालन उस विधि को कहते हैं जिसमें 2-3 प्रकार के कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि और एक दूसरे के बेकार पदार्थ को समुचित उपयोग किया जाता है। जैसे कि मछली सा बत्तख पालन, यानी कि बत्तख का जो कचड़ा होगा उसको मछली खा के बड़े हो जाएंगे। मछली सा सूकर पालन और मछली सा मुर्गी पालन, यानी कि हम लोग समन्वित मछली पालन में मुख्य रूप से मछली के साथ साथ किसी अन्य चीज़ का भी उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार से झारखंड के किसान अगर
जो उनके पास जल क्षेत्र है उनका अगर सही तरीके से उपयोग करेंगे तो मछली पालन के माध्यम से भी झारखंड के किसान काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन हम लोग का, फसल विविधीकरण से आप क्या समझते हैं? फसल उत्पादन एवं उत्पादकता के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या करें। और ये क्वेश्चन हम लोग का 11 JPSC में पूछा गया। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो सेकंड चैप्टर हम लोग का, यहाँ पे 7 JPSC से क्वेश्चन आ रहा है और 11 JPSC से क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि बैक टू बैक इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि इस चैप्टर को करना ही करना है, छोड़ने का तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि हो ना हो आने वाले टाइम पे क्वेश्चन फिर से 7 JPSC वाला सेम टू सेम उठाकर दे दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन सेम टू सेम किया जाता है। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 11 JPSC में क्वेश्चन क्या पूछा गया? फसल विविधीकरण पूछा गया। और 7 JPSC में क्वेश्चन क्या था हम लोग का? तो झारखंड के किसानों में जल संचयन की विभिन्न तरीके क्या थे और ये किस प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद था। तो फसल विविधीकरण से आप क्या समझते हैं? फसल उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या करें। तो उत्पादन और उत्पादकता हम पहले भी बता चुके हैं। उत्पादन जैसे कि अगर ये हम लोग का 2 डिसमिल का खेत है, यहाँ पे अगर हम लोग का 20 kg अनाज हो रहा है तो ये हम लोग का कहलाएगा उत्पादन कहलाएगा। और अगर इस 20 kg को हम लोग जो खेत का आकार है उससे हम डिवाइड कर देंगे 10, तो ये 10 हम लोग का क्या कहलाएगा? उत्पादकता कहलाएगा। तो अब देखते हैं फसल विविधीकरण ये क्या है। तो फसल विविधीकरण का मतलब क्या हो गया कि ज़मीन का एक टुकड़ा है, उसमें हम लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग तरह से फसल उगाएंगे, ताकि क्या होगा, एक फसल अगर ख़राब होता है तो दूसरा फसल हम लोग को अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकता है। तो फसलों के विविधीकरण से आशय होता है समय विशेष में विभिन्न फसलों का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध रहना। यानी कि एक से ज़्यादा फसल, यानी कि फसल में हम लोग विविध फसलों का खेती करेंगे, तो वही कहलाएगा हम लोग का फसलों का विविधीकरण, ताकि एक फसल का नष्ट होने पर हम लोग का वैकल्पिक उपाय हम लोग के पास उपलब्ध रहेगा। इससे किसानों को मौसम में अवांछित परिवर्तन के दौरान भी कृषि कार्य अवसर उपलब्ध रहते हैं। यानी कि हम लोग क्या किए, एक जगह टमाटर का खेती कर दिए, एक जगह आलू का खेती कर दिए। अब क्या हो गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ा, पाला पड़ा, टमाटर चौपट हो गया, तो ऐसा टमाटर चौपट होता है इसका मतलब ये नहीं कि आलू भी खत्म हो जाएगा, तो आलू बच जाएगा। और ये आलू क्या करेगा, किसान को बचा लेगा। यानी कि अगर मौसम में अवांछित परिवर्तन होता है तो इसके बाद भी कृषि कार्य उपलब्ध रहेंगे। फसलों के विविधीकरण से न केवल किसान को अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होता है, वरन इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो फसल विविधीकरण क्या हो, यानी कि ज़मीन के एक टुकड़े पर अलग अलग तरह की फसल को उगाना, जिससे कि फसल खराब होने का खतरा कम रहता है, तो वही कहलाता है फसल विविधीकरण। अब अप्रैल 2016 में झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित मौसम कृषि जागरूकता कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हो ही रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। गर्मी के मौसम में तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हो रहा है, सर्दी के मौसम में तापमान में अप्रत्याशित कमी हो रहा है, वर्षा चक्र में अनियमितता, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सुखाड़, चक्रवाती वर्षा, भूकंप, सुनामी आदि से कृषि को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। यानी कि थोड़ा सा भी वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादा पानी हो रहा है, कम पानी हो रहा है, ज़्यादा ठंडा, कम ठंडा, ज़्यादा गर्मी, कम गर्मी, कुछ भी हो रहा है तो कृषि क्षेत्र में असर पड़ना ही पड़ना है। फसल विविधीकरण फसल उत्पादन एवं उत्पादकता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद करता है। तो सिंपल सा फसल विविधीकरण का डेफिनेशन हम लोग देख लिए, प्लस मौसम कृषि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो कहना था उस चीज़ को भी हम लोग देखें। अब देखते हैं कि फसल उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में फसल विविधीकरण का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो फसल विविधीकरण फसल उत्पादन एवं उत्पादकता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद करता है। तो फसल विविधीकरण में क्या करते हैं, हम लोग एक से ज़्यादा फसल लगाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फसल के बर्बाद होने पर जोखिम की कमी होती है। तो फसल विविधीकरण में किसानों को एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जिससे जोखिम कम होता है। यानी कि वे एक से अधिक फसल लगाएंगे और एक फसल अगर बर्बाद हो भी जाता है तो अन्य फसल की वजह से किसान की आर्थिक स्थिति बनी रहेगी। उत्पादन में वृद्धि होता है। अब क्या होता है कि फसल विविधीकरण यानी कि हम लोग अलग अलग प्रकार की फसल लगाएंगे, तो कुछ फसल बर्बाद होगा अगर हो भी जाता है, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, उनके उत्पादन में तो वृद्धि होना ही होना है। और अगर उत्पादन में वृद्धि होगा तो इससे किसान के आय में भी वृद्धि होगा। फिर है कि आय में सुधार, तो वही पॉइंट आ गया कि अगर उत्पादन में वृद्धि होगा तो परिणामस्वरूप किसान के आय में भी वृद्धि होगा। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। अब क्या होता है कि फसल विविधीकरण में हम लोग अलग अलग प्रकार की फसल लगाते हैं, और अलग अलग प्रकार की फसल मिट्टी को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता में भी परिवर्तन समय के साथ साथ आते रहता है। पर्यावरण संरक्षण। तो फसल विविधीकरण से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है, क्योंकि विभिन्न फसलें पर्यावरण को अलग अलग तरीके से
प्रभावित करते हैं। फिर है कीटों और रोगों के प्रभाव में कमी। तो फसल विविधीकरण से कीटों और रोगों के प्रभाव में कमी आती है, क्योंकि विभिन्न फसलें कीटों और रोगों के प्रभाव को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। अब अगर हम एक प्रकार का फसल लगाएंगे जो कि मान लीजिए किसी कीट को पसंद आ गया, तो वो तो इसको ख़त्म कर देगा एक ही बार में, लेकिन अलग अलग प्रकार का फसल है तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ कीटों को वो फसल पसंद नहीं आता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा खाने में, तो ऐसी स्थिति में वो फसल बच जाता होगा। फिर बाज़ार की मांग में वृद्धि। अब सिंपल सा बात है कि आपका अलग अलग प्रकार का फसल का उत्पादन हो रहा है तो अलग अलग वस्तुओं का मांग भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। किसानों की सामाजिक स्थिति में सुधार। तो सब सामाजिक स्थिति, तो किसान चूँकि क्या करें, अलग अलग प्रकार के फसल लगा रहे हैं और उनको वे अब क्या करेंगे, बेचेंगे, तो बेचने से उनका आय में वृद्धि होगी और अगर आय में वृद्धि होगा तो उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो इसी प्रकार फसल विविधीकरण फसल उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिंपल सा है कि अगर सबका उत्पादन बढ़ता है, फसल विविधीकरण की वजह से फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होता है, तो इसके उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगा। यह कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और किसान की आय में सुधार करने में मदद करता है। अब है कि फसल विविधीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं, जैसे कि फसल चयन, फसल प्रबंधन, बाजार अनुसंधान। तो फसल विविधीकरण के लिए फसल चयन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसानों को अपनी मिट्टी और जलवायु के अनुसार फसलें चुननी चाहिए। अब हम लोग को बहुत सारे फसल लगाने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी लगा देंगे। उससे पहले हम लोग को अपनी मिट्टी की जांच करना चाहिए, उसकी गुणवत्ता का पता करना चाहिए कि उस मिट्टी के लिए कौन सा फसल ज़्यादा उपयुक्त होगा, तो हम लोग को वही फसल लगाना चाहिए। फसल प्रबंधन। तो फसल विविधीकरण के लिए फसल प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को अपनी फसलों का प्रबंधन करना चाहिए, जैसे कि फसलों की देखभाल करना, फसलों को सिंचित करना और फसलों की कटाई करना। यानी कि सिंपल सा फसल लगाने के बाद भी हमको उसको देखभाल तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा फसल बर्बाद हो जाएगा। अगर कीट लग रहा है तो उसके लिए हमको दवाई देना होगा, फसल को सही टाइम पे कटाई करना होगा, सही टाइम पे सिंचाई करना होगा। किसान को अपनी फसलों के लिए बाजार की मांग को समझना चाहिए और अपनी फसलों को उसी के अनुसार तैयार करना चाहिए। यानी कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि बाज़ार में किसका मांग है। अगर बाज़ार में फूलगोभी का मांग है तो हम लोग को फूलगोभी लगाना चाहिए। बाज़ार में अगर करेला का मांग है तो हम लोग को करेला लगाना चाहिए। यानी कि बाज़ार मांग को देखते हुए किसान को फसल का उत्पादन करना चाहिए। तो इस प्रकार फसल विविधीकरण फसल उत्पादन एवं उत्पादकता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद करता है। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो क्वेश्चन था जो 11th जीपीएससी में पूछा गया था वो भी कवर हो जाता है। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बल्कि सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन है कि फसल विविधीकरण के बारे में पढ़ना है, तो डायरेक्ट सिलेबस से उठाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम लोग आगे आता है जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के लिए फसलों का विविधीकरण के साथ साथ पोषण सुरक्षा की आवश्यकता। तो यहाँ पे फिर से वही सारा चीज़ें डेफिनेशन हो गया, फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार जो था वो बात आ गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम। तो ये है झारखंड क्षेत्र की कुल जनसंख्या का एक हिस्सा आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग है। तो झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है ही और पिछड़ा वर्ग भी बहुत सारे हैं। तो जिनका खाद्य एवं पोषण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार नहीं है। यहाँ पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, दालों, तेल एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। यदि हम इन कारणों पर विचार करें तो दो बिंदु सामने आते हैं। यानी कि झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है और इसके परिणाम स्वरूप झारखंड में जो खाद्य पोषण सही मात्रा में जो उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर व्यक्ति को 11 से 12 केजी अनाज की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी वर्तमान में इनको 5 केजी ही अनाज की उपलब्धता हो पा रही है, जो कि उनके आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करेगी। साथ ही साथ यहाँ के किसान को खाद्यान्न, दाल, तेल या फिर अन्य आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहे। अब इनके कारण पर हम लोग विचार करेंगे तो हम लोग के सामने दो बिंदु आता है क्या। तो इस क्षेत्र की जलवायु अनेक फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होने के बावजूद वर्षा जल का उचित उपयोग न होने तथा मृदा के जल धारण क्षमता की कमी के कारण उनका अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता। हम लोग देखें क्या झारखंड में 90% भूभाग जो है वो लाल मिट्टी है और लाल मिट्टी में जो जल संग्रहित करने का जो क्षमता है वो कम होता है और साथ ही साथ पठारी इलाका है जिसकी वजह से बरसात का पानी बहाकर चल जाता है और साथ ही साथ झारखंड के किसान के द्वारा जल संरक्षण नहीं किया जाता। लेकिन हालांकि वर्तमान समय में जल संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार के द्वारा, बहुत सारी विधियाँ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो जल संरक्षण नहीं होने की वजह से बहुत सारी फसल का उत्पादन होने का उपयुक्त मिट्टी या फिर उपयुक्त जलवायु होने के परिणाम स्वरूप भी झारखंड में कृषि उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहे। दूसरा है आर्थिक संसाधनों की कमी तथा वर्षा आधारित एकल फसल जैसे कि धान पैदा करने के कारण यहाँ के लोगों को वर्षा भर भरपेट
भोजन नहीं मिल पाता। तो हम देखे थे कि झारखंड में लगभग 1/3 हिस्से पर मुख्य रूप से हम लोग का एकल फसल उत्पादन किया जाता है, जैसे कि धान का फसल, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी यहाँ पे या फिर झारखंड के जो मूल निवासी है, ये लोग मुख्य रूप से वैसे फसल के उत्पादन पर ही जोर देते हैं जो जिसको वे खाकर 1 साल तक बच सकते हैं, इसीलिए मुख्य रूप से धान की खेती पर ही जोर देते हैं। अतः इस क्षेत्र के लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि के ऐसे तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों का लाभकारी खेती की जा सकती है। तो यानी कि ऊपर में हम लोग जो भी वर्षा जल संचयन के लिए या फिर वर्षा जल क्षेत्र में जो मत्स्य पालन है, तो उन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग मुख्य रूप से खाद्य और पोषण सुरक्षा में अच्छे काम कर सकते हैं। इस क्रम में चूँकि यहाँ के जलवायु बागवानी फसलों विशेषकर फलों के लिए उपयुक्त है तथा ये फसलें व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम लोग देखे हुए थे खाद्यान्न फसलें और बागवानी फसलें, तो झारखंड में बागवानी फसल भी काफ़ी अधिक मात्रा में कर सकते हैं, हम लोग बागवानी फसल का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा मात्रा में हम लोग लाभ भी कमा सकते हैं। अतः बागवानी फसलों को प्रथम वरीयता दी गई। बागवानी फसलों द्वारा टिकाऊ वायुमंडलीय व्यवस्था के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से पौष्टिक फल एवं उत्पादन किया जा सकता है जो किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करता है। यानी कि मुख्य रूप से जो वैश्विक स्तर पर जिन फलों की मांग है उन फलों का उत्पादन करने के लिए झारखंड की जलवायु उपयुक्त है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उन फल का उत्पादन करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं झारखंड के किसान को आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती प्रदान करेगा। पठारी क्षेत्र औषधीय पौधों के भी भंडार माने जाते हैं, अतः इनका अधिकाधिक उत्पादन से इस क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी एवं उनके जीवन स्तर में सुधार होगा तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि जो पठारी क्षेत्र होता है यहाँ पे मुख्य रूप से औषधीय पौधे भी काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर झारखंड में औषधीय पौधों का भी खेती किया जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप भी झारखंड के किसानों की आय बढ़ेगी, इनके जीवन स्तर में सुधार होगा तथा उनमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन क्या है कि फसल के विविधीकरण में कुछ समस्याएँ भी हैं, जैसे राज्य में फल और पुष्प की गुणवत्ता, पौध सामग्री की कमी। जैसे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य को वर्तमान में लगभग 30 से 35 लाख अच्छे और जागरूकता की कमी के साथ साथ सरकारी उदासीनता के कारण ही राज्य अपने स्रोतों से बमुश्किल 1.25 लाख फल वृक्षों की पूर्ति कर पाता है। यानी कि कायदे से झारखंड में फल और पुष्प के पौधे की जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसमें यहाँ के लोगों को जागरूकता में कमी होना, साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों की उदासीनता भी मुख्य रूप से कारण बने हुए हैं। अच्छे और गुणवत्तापूर्ण पुष्प पौधे सामग्रियों की कमी, साथ ही राज्य के किसानों के पुष्प उत्पादन संबंधित सामान्य जानकारी की कमी और उदासीनता का अभाव। तो झारखंड के किसान जो हैं वो मुख्य रूप से शिक्षित नहीं है, तो उनको पुष्प के उत्पादन से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वे जागरूक नहीं है या फिर सरकार के द्वारा उनको जागरूक करने का प्रयास भी नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे पुष्प के उत्पादन में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मसालों की खेती के लिए बेहतर संभावना के बावजूद हल्दी, अदरक, धनिया, लहसुन, मेथी जैसे अपार संभावना वाले मसालों के बीज कंद के बेहतर उत्पादन की तरफ ध्यान ना देना। यानी कि झारखंड मसालों की खेती के लिए भी उपयुक्त जलवायु उपलब्ध करवाता है, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड के किसान इसके प्रति उदासीन है। मुख्य रूप से झारखंड के किसान धान का खेती और मक्का की खेती ही करते हैं क्योंकि उन्हीं से उनका घर चलता है। मशरूम के उत्पादन से संबंधित प्राथमिक सामग्रियों का अभाव, कम अवधि वाली फसल किस्मों का चयन में त्रुटि। तो ये सारा हम लोग का फसल विविधीकरण की समस्या आ गया। अब फसल विविधीकरण के उपाय क्या होंगे इसको देखते हैं। तो विगत वर्षों में हुए व्यापक जलवायु परिवर्तन से झारखंड राज्य भी अछूता नहीं रहा है। राज्य के विभिन्न भागों में बेमौसम बारिश तथा वर्षा ऋतु में वर्षा का असमान वितरण सामान्य घटना हो चुकी है। इससे में क्षेत्र विशेष तथा मौसम विशेष के अनुरूप कृषि उत्पादों, सब्जी तथा फलों का उत्पादन राज्य के लिए अनिवार्य हो गया है। झारखंड में उपलब्ध कृषि तथा वानिकी कार्य हेतु भूमि के अनुरूप विभिन्न मौसमों के लिए उपयुक्त कृषि तकनीकों का ब्यौरा निम्नवत है। यानी कि जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, जिसका परिणाम झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि झारखंड में कायदे से वर्षा ऋतु में जितना वर्षा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, बेमौसम वर्षा हो रहा है। ठंडा के समय इस बार वर्षा नहीं हुआ है और हो सकता है कि गर्मी में काफ़ी ज़्यादा सूखा का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव झारखंड के किसानों पर ही होगा। तो यहाँ के किसान को मुख्य रूप से मौसम विशेष के अनुरूप कृषि उत्पाद, सब्जी और फल का उत्पादन करना पड़ेगा। अब क्या है कि यहाँ जो कृषि है या फिर वानिकी कार्य हेतु जो भूमि है उसके अनुरूप और अलग मौसम के मतलब विभिन्न मौसम के लिए उपयुक्त कृषि तकनीक का ब्यौरा जो है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो निचली दोन जमीन जहाँ अगस्त सितंबर में माध्यम से भारी वर्षा होने की स्थिति में जल जमाव रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 31 जुलाई तक रोपे गए धान के खेत में निकाई गुड़ाई कर यूरिया का भुरकाव कर सकते हैं।
15 अगस्त के बाद धान का रोपा नहीं करना चाहिए, बल्कि मध्य सितंबर तक ज़्यादा बारिश ना हुई और जल जमाव की आशंका ना हो तो कम अवधि में तैयार होने वाली सब्जी वहाँ पर लगाना चाहिए। कोई भी सीधी बुआई वाले फसलें चाहे वो अल्प अवधि का ही क्यों ना हो, निचली ज़मीन में ना लगाएं और मध्यम से भारी बारिश होने पर ये फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर ऊपरी दोन ज़मीन है और एक हम लोग का हो गया मध्यम ज़मीन के लिए, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है वर्षा पोषित कृषि, सिलेबस में जितना भी मेंशन है उन सभी चीज़ों को कवर कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है हम लोग उसको भी देख चुके हैं, जिसके आधार पर ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका PDF हम टेलीग्राम में दे देंगे, टेलीग्राम पेड ग्रुप में, और टेलीग्राम पब्लिक चैनल या फिर PDF ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। और PDF के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 6206193277। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जो कि मुख्य रूप से हम लोग का झारखंड में मृदा की स्थिति से संबंधित रहने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।